कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टोटल 1000 एंकलैक्स बेस्ड क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा 23rd एपिसोड है। और 23rd एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने 22 एपिसोड अब किया था तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि आप लोगों को ये क्वेश्चन को बताना है, इसका क्या आंसर होगा। वहीं से अब हम शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारा था वो क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद ए पेस मेकर शुड बी टॉट टू, यानी कि एक पेशेंट है जिसको पेस मेकर लगा हुआ है, कार्डियक पेस मेकर जिसको लगा हुआ है, उसको हमें क्या टीच कराना है या क्या सिखाना है पेशेंट को। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट एंकल एडिमा, यानी कि जब पेशेंट को एंकल एडिमा हो तो वो क्लिनिक में आके या हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करे इस चीज़ को। दूसरा ऑप्शन है चेक इस ब्लड प्रेशर डेली, या पेशेंट को हम बोलेंगे कि उसको अपना बीपी डेली चेक करना है। तीसरा है रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अ माइक्रो, या हम पेशेंट को माइक्रोवेव ओवन यूज करने से मना कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर हिज पल्स रेट, या हम उसकी पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे या पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने पल्स रेट का एक रिकॉर्ड मेंटेन करे। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है पेस मेकर के बारे में। देखिए, पेस मेकर की अगर हम बात करें तो पेस मेकर जो है वो एक कार्डियक पेस मेकर होता है। कार्डियक पेस मेकर ये क्या काम करता है, पल्स जनरेट करता है। पल्स जनरेटर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, या पल्स जनरेट करता है। इसको कहाँ पे हम देते लगाते हैं, ये हमारे सबकुटेनियस पॉकेट, सबकुटेनियस पॉकेट जो है क्लेविकल के नीचे, क्लेविकल के नीचे सबकुटेनियस पॉकेट में इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, परमानेंट पेसमेकर जो होते हैं इनकी बैटरीज में लिथियम होता है, और ये जो लिथियम इनकी जो बैटरी बैकअप है या वो 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर ऐसे इस लाइफ स्पान में या इस ड्यूरेशन लाइफ में आता है। ठीक है, पेसमेकर जो है वो कंट्रोल्ड प्रोग्रामर जो इसके होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ऐसे ही पेसमेकर के लिए पेसमेकर प्रोग्रामर होते हैं या पेसमेकर इंटेरोगेटर होते हैं। अगर उनसे कोई भी क्वेरीज है आपको पेसमेकर से रिलेटेड तो आप इनसे डिटेल्स ले सकते हैं। ये आपकी जो जिस कंपनी का पेसमेकर होता है वो उन लोगों के द्वारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्डियक पेसमेकर के बारे में। तो कार्डियक पेसमेकर जो पेशेंट होता है उनको लगाया जाता है जिनके पल्स जनरेशन कैपेसिटी कम हो गया है, पल्स जनरेट करने का काम करते हैं। सबकुटेनियस पॉकेट में लगाते हैं, क्लेविकल के नीचे वाले एरिया में लगाते हैं। लिथियम की बैटरी होती है, 10 20 30 ईयर के हिसाब से होती है। प्रोग्राम और इंटरोगेटर जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके द्वारा हम कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर पेशेंट को कोई भी फीवर हो रहा है, फीवर है, डिजीनेस है, और जहाँ पे हमने पेसमेकर लगाया है वहाँ से अगर ड्रेनेज है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है वहाँ पे और दोबारा से आके हॉस्पिटल में दिखाएगा। वीकनेस अगर हो रहा है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेसमेकर जो है फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। तो डॉक्टर को बोलने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए पेशेंट को हम बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई जो इसका सेल फोन जो पेशेंट यूज़ करता है, ये हम इसके रिगार्डिंग पेशेंट को टीच करा रहे हैं सब चीज़ें कि पेसमेकर वाले पेशेंट को हमें क्या क्या सिखाना है। सेल फोन अगर वो यूज़ करता है तो जिस साइड पेसमेकर लगा हुआ है उस साइड यूज़ नहीं करके दूसरी साइड, अपोजिट साइड में यूज़ करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। और पेशेंट को हम बताएंगे कि जो पेसमेकर जब पेशेंट को लगा हुआ है, यानी कि जब पल्स जनरेटर साइड जहाँ पे है, जहाँ पे हमने उसको इम्प्लांट किया है या जहाँ पे पेसमेकर लगा है, वहाँ पर से पेशेंट को लूज क्लोथिंग यानी कि उस जगह पे या ऐसे कपड़े पहने पेशेंट ताकि जो पेसमेकर है उस पर प्रेशर नहीं पड़े, लूज क्लोथिंग वहाँ पे रहे। और पेशेंट को हम बोलेंगे कि जब भी वो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब भी कोई यूज़ कर रहा है या उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हुए अनयूजुअल फील हो रहा है, अनयूजुअल फीलिंग आ रही है अगर उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते टाइम, तो पेशेंट को बोलेंगे कि 5 से 10 फीट वहाँ से उस डिवाइस से, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से 5 से 10 फीट दूर रहे। ये सारी टीचिंग हम पेसमेकर वाले पेशेंट्स को कराएंगे। तो अब इसमें ये पूछा गया है आपसे कि जब पेसमेकर है किसी पेशेंट को तो आप उसको क्या सिखाएंगे। ठीक है, ये सब हमने पल्स कार्डियक पेसमेकर के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जो पेसमेकर वाला पेशेंट है उसको आप क्या सिखाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट एंकल एडिमा। देखिए, अगर कार्डियक पेसमेकर वाले पेशेंट को एंकल एडिमा हो रहा है तो क्या पेसमेकर की डिसफंक्शन की वजह से या माल फंक्शन की वजह से हो रहा है? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि अगर पेसमेकर वाले पेशेंट को एंकल एडिमा देखने को मिल रहा है या पेशेंट में एंकल एडिमा है तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वो भी राइट साइड का अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से पेशेंट में एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। इसलिए पेसमेकर वाले पेशेंट में जब उसका नॉर्मली फंक्शनिंग है तो एंकल एडिमा या पेसमेकर के माल फंक्शन की वजह से पेशेंट में एंकल एडिमा देखने को नहीं मिलता है। एंकल एडिमा जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर राइट साइड का अगर है तो देखने को मिलेगा। पेसमेकर वाले पेशेंट को हम चेक इस ब्लड प्रेशर डेली, हम पेशेंट को बोलेंगे जिस साइड में उसका
हमने पेसमेकर इम्प्लांट किया है, उस साइड से इम्प्लांट करने के कुछ टाइम यानी सर्जरी होने के कुछ दिन बाद तक उस साइड में मूवमेंट इतना नहीं करे, बीपी उस वाली साइड से या उस लिम्ब से नहीं ले, तो ये भी हम उसको पेशेंट को बोलेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा कि पेशेंट को अपना पेसमेकर काफ़ी टाइम हो चुका है लगे होने के बाद में, तब हम पेशेंट को उसको ब्लड प्रेशर डेली रिकॉर्ड करने की या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिएगा रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ए माइक्रोवेव ओवन। यहाँ पे पेशेंट माइक्रोवेव ओवन को यूज कर सकता है, लेकिन अगर उसको अनयूजुअल फीलिंग हो रही है तो उसको हम एडवाइस करेंगे कि वो 5 से 10 फीट दूर होकर के उस चीज़ को ऑपरेट करे। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर यूज़ करने से उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो 5 से 10 फीट दूर होकर के उसको यूज़ कर सकता है। हम उसको ये मना नहीं करेंगे कि उसको यूज ही नहीं करना है, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत होगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर हिज पल्स रेट। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जिस पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ होता है उस पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि उसको अपना पल्स रेट जो है उसको रेगुलरली यानी कि डेली चेक करना है, डेली काउंट करना है और उसका एक डायरी मेंटेन करना है। ठीक है, यानी कि जिस पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है उस पेशेंट को नर्स एडवाइस करेगी कि जब उसको पेसमेकर लगा हुआ है तो उसको अपना डेली पल्स रेट काउंट करना है और उस पल्स रेट का डेली एक डायरी मेंटेन करना है। लेकिन जब भी वो फॉलोअप क्लिनिक में जब भी जाएगा या हॉस्पिटल में तब जाएगा तो उसका अपना पूरा रिकॉर्ड साथ में लेके जाए, ताकि उससे हम ये आइडिया लगा सकें कि जो उसका पेसमेकर है, जो हमने डिजायर्ड सर्जिकल इम्पल्सेज सेट करने की जो वैल्यू सेट की है उसमें वो उतनी पल्स जनरेट या उसी रेट पे पल्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके अगर हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा, मान लीजिए एक दिन 60 बीट थी, दूसरे दिन उसने डायरी में 70 बीट देखने को मिली, तीसरे दिन 50 बीट देखने को मिली और लास्ट डे 40 बीट देखने को मिली। अगर इस तरह से हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता लग रहा है कि उसका डेली जो पेसमेकर है वो किस रेट पे पल्स जनरेट कर पा रहा है। और अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल रही है तो हम उसको डॉक्टर को सजेस्ट करें, डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर जो है इस बारे में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हमें पेसमेकर वाले पेशेंट को ये आइडिया देना है या ये सिखाना है कि उसको अपना पल्स रेट जो है उसको डेली चेक करना है और उसका एक डायरी मेंटेन करना है, और उस डायरी को जब भी वो फॉलोअप क्लिनिक में आएगा तो उसको दिखाएगा, ताकि उससे हम पेसमेकर की फंक्शनिंग या कैपेसिटी अगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या पल्स जनरेशन कैपेसिटी जो है उसकी वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है उसके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लाइंट विद एन्यूरेसिस इज बीइंग taught regarding bladder retraining. The client with enuresis is being taught regarding bladder retraining. The nurse should advise the client to refrain from drinking after. यानी कि एक एन्यूरेसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, और उसको ब्लैडर रिट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। ठीक है, द नर्स शुड एडवाइज द क्लाइंट टू रिट्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग आफ्टर। यानी कि नर्स उसको क्या एडवाइस करेगी कि पेशेंट को कितने बजे बाद में पानी नहीं पीना है। फर्स्ट ऑप्शन में 1900 का मतलब कितना हो गया, 7 PM। 1200 का मतलब हो गया 12 PM, और 1000 का मतलब हो गया 10 AM, और लास्ट हो गया 7 PM। ठीक है, 7 PM, सॉरी ये वाला होगा 7 AM। ठीक है, 7 PM, 12 PM, 10 AM, 7 PM, इनमें से किस टाइम के बाद में नर्स पेशेंट को पानी ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीने से मना कर देगी जब कोई एन्यूरेसिस वाले पेशेंट को ब्लैडर रिट्रेनिंग हम करा रहे हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं एन्यूरेसिस के बारे में। देखिए अगर एन्यूरेसिस के बारे में अगर बात करें तो एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है। एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर बात करें तो जो बेबी होता है या जो बच्चा होता है उसको 5 ईयर ऑफ एज, जब वो 5 साल का होता है तब तक उसको उसके जो ब्लैडर है उस पर कंट्रोल हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, कि जब तक बेबी 5 साल का होता है तब तक उसका जो वॉइडिंग सेंटर है या जो वॉइडिंग का जो कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड रहता है कि उसको कंट्रोल कर सके। यानी कि ब्लैडर के फंक्शन को यानी कि कब वॉइड करना है और कब वॉइड नहीं करना है, वॉइडिंग को होल्ड करना बेबी में 5 ईयर्स ऑफ एज तक डेवलप हो जाना चाहिए। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी बेबी में 5 साल के बाद में भी अगर वॉइडिंग को कंट्रोल करने की कैपेसिटी या ब्लैडर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती है डेवलप, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट रहे एन्यूरेसिस में अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज। यानी कि 5 साल के बाद में भी अगर बेबी
अपने ब्लैडर फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि एन्यूरेसिस उसको हो रखा है। यानी कि नॉर्मली अगर बात करें तो 5 साल तक का जो बेबी है उसमें 5 साल में उसके जो ब्लैडर फंक्शन है उसको कंट्रोल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 5 साल के बाद में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी में एन्यूरेसिस जो है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एन्यूरेसिस में क्या होता है? अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन इवन आफ्टर द 5 ईयर ऑफ एज, यानी कि 5 साल के बाद में भी पेशेंट अपने डिस्चार्ज जो यूरिन का जो डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन का, वो इनवॉलंटरी हो रहा है, यानी कि पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब ये एन्यूरेसिस जो है ये 4 तरीके का होता है। फर्स्ट की अगर बात करें तो प्राइमरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस का मतलब है कि इस पेशेंट में कभी भी कंट्रोल डेवलप हुआ ही नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका जो ब्लैडर है उस पर कभी भी कंट्रोल नॉट डेवलप, कभी भी उस पर कंट्रोल डेवलप हुआ नहीं, यानी कि कभी एक बार भी वो ऐसा नहीं कर पाया है कि अपने ब्लैडर के फंक्शन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। सेकेंडरी एन्यूरेसिस में क्या होता है कि पेशेंट कंट्रोल डेवलप कर चुका होता है लेकिन अभी दोबारा से नॉट एबल टू कंट्रोल, यानी कि एक बार कंट्रोल कर चुका था और अभी पिछले लास्ट 12 मंथ, यानी कि एक बार कंट्रोल किया और अभी उसको 12 मंथ तक कंट्रोल रहा, ठीक है। तो एक प्राइमरी हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी, तीसरा होता है डायर्नल एन्यूरेसिस। डायर्नल एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगा ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि डे टाइम में पेशेंट अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो डायर्नल यूरिनेसिस। और लास्ट वन होता है नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस। इसका मतलब हो गया कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी और जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है इसी को हम बेड वेटिंग बोलते हैं। बेड वेटिंग यानी कि मतलब हो गया पेशेंट जब सोता रहेगा तभी अपने बिस्तर को या बेड को गीला करेगा, उसको हम बोल रहे हैं नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो नाइट टाइम में देखने को मिलता है। अभी देखिए 4 तरह के एन्यूरेसिस हमने पढ़े। देखिए नॉर्मली जो है बेबी, उसमें 5 साल तक के बेबी में जो ब्लैडर को फंक्शन जो है या ब्लैडर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी डेवलप हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 5 साल के बाद में भी अगर अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन है तो उसको हम एन्यूरेसिस में काउंट करेंगे। ये 4 तरीके का होता है। प्राइमरी यानी कि बेबी को 5 साल से ज़्यादा हो गया और अभी भी उसमें एक बार भी ब्लैडर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है। सेकेंडरी का मतलब हो गया कि पेशेंट में पहले कैपेसिटी डेवलप नहीं थी लेकिन अभी ब्लैडर होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है और 12 मंथ तक लगभग उसने होल्ड किया है, लेकिन अभी दोबारा से बेड वेटिंग करने लगा है, यानी कि अभी दोबारा से जो फंक्शन है वो रिस्टोर नहीं है, कंट्रोल हो गया है, उसको बोल रहे हैं हम सेकेंडरी। डायर्नल यूरिनेसिस का मतलब होगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द डे टाइम, और नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब होगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को हम बोलते हैं बेड वेटिंग। तो ये सब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे इसके बात कर ले मैनेजमेंट के बारे में कि इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए हम एक तो अगर पेशेंट सोने जा रहा है तो उसको सोने के टाइम में जब पेशेंट सोने जाएगा तो उससे पहले हम पेशेंट को टॉयलेट कराएंगे, यानी कि बेबी जो है जब भी वो सोने जाएगा तो उससे पहले, सोने जाने से पहले उसको टॉयलेट पास आउट कराएंगे, ठीक है। दूसरा, जब वो सोने जाएगा तो उसको लिमिट फ्लूइड इनटेक, यानी कि नाइट टाइम में पेशेंट को हम पानी पीने के लिए लिमिट कर देंगे कि इससे ज़्यादा पानी पेशेंट को नहीं पीना है। नाइट मील के बाद में पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। जब वो सोएगा तो उसको हर 2 से 3 घंटे में पेशेंट को टॉयलेट कराने के लिए रात में जगाएंगे। ये सब हम इसके मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं एन्यूरेसिस के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। या और जब भी पेशेंट के डे टाइम में हम क्या करें, ब्लैडर एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। ब्लैडर एक्सरसाइज में हम क्या कराएंगे कि पेशेंट को होल्ड कराने के लिए बोलेंगे यूरिन, यानी कि डे टाइम में जब भी पेशेंट को ब्लैडर या यूरिन पास आउट करने की जब सेंसेशन होगा तो उस टाइम हम पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं अभी यूरिन पास आउट नहीं करना, यानी कि पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करने की कोशिश करेगा तब हम उस पेशेंट को होल्ड कराने के लिए बोलेंगे कि अभी और थोड़ी देर रुकिए, अभी और कंट्रोल कीजिए, ऐसे, ठीक है, यानी कि होल्ड द यूरिन आउटपुट। और लास्ट में होगा स्टार्ट एंड स्टॉप, जैसा कि कीगल एक्सरसाइज में किया जाता है, यानी कि पेशेंट को जब यूरिन पास आउट करता है तब उसको बोलेंगे कि स्टार्ट कीजिए, पेशेंट यूरिन पास आउट कर रहा है, और बीच में उसको स्टॉप कराएंगे, फिर स्टार्ट कराएंगे, फिर स्टॉप कराएंगे, फिर स्टार्ट कराएंगे, फिर स्टॉप कराएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ब्लैडर की जो मसल्स है उनमें कैपेसिटी डेवलप होगी, ब्लैडर की मसल से वो उनमें ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, कैपेसिटी डेवलप होगी। ये सब हम इसके मैनेजमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि एन्यूरेसिस वाले पेशेंट को आप कैसे क्या टीच कराएंगे, यानी कि कितने बजे के बाद में आप पेशेंट को पानी पीने के लिए मना करेंगे। अभी हमने इसके मैनेजमेंट में बताया कि पेशेंट को हम जब वो नाइट टाइम जब सोने के लिए जाएगा तो उससे पहले उसको फ्लूइड इनटेक लेने के लिए
रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि उसको ज़्यादा फ्लूइड नाइट टाइम में नहीं देंगे। तो नाइट टाइम यहाँ पे कौन सा होगा, 7 PM यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर जाएगा, क्योंकि पेशेंट है वो 7 PM रात को 7 PM यानी कि 7 बजे बाद में हम पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए मना कर देंगे। इससे क्या है कि पेशेंट में ज़्यादा यूरिन नहीं बनेगा, और ज़्यादा यूरिन नहीं बनेगा तो बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। 12 PM ये डे टाइम है, इसमें हम पेशेंट को कराएंगे। 10 AM ये 7 AM ये तीनों ही डे टाइम है, इसलिए ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर माना जाएगा। और अगर यहीं पे हम बात कर लें कि इसकी मेडिसिन के रूप में भी एक मेडिसिन दी जाती है मेडिसिनल मैनेजमेंट में भी, वो मेडिसिन का नाम है इमीप्रामाइन। ये एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है इमीप्रामाइन। इसको हम एन्यूरोसिस वाले पेशेंट को देते हैं। इसका क्या फंक्शन होगा, ये जो मेडिसिन होती है ये ब्लैडर की मसल्स जो हैं, ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लैडर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसको कम कर देती है, यानी कि पेशेंट के ब्लैडर में जो मसल्स है या ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन पावर को कम कर देती है। इससे क्या है कि ब्लैडर में यूरिन के इकट्ठा होने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर यूरिन के इकट्ठा होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूरिन ब्लैडर में होगा तब भी पेशेंट को यूरिन पास आउट करने की जो फीलिंग है वो जनरेट नहीं होगी। जब फीलिंग जनरेट नहीं होगी तो पेशेंट बेड पे यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए हम एन्यूरोसिस को ट्रीट कर पाएंगे। इसलिए ये इस मेडिसिन का, इमीप्रामाइन मेडिसिन का यहाँ पे रोल होता है। और ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर होगा। कोई पेशेंट को जब नाइट टाइम होगा तब हम उसको या मील टाइम से या नाइट टाइम में पेशेंट को हम लिमिट कर देंगे फ्लूइड इनटेक का, और 7 PM यहाँ पे आपको नाइट टाइम दिया गया है। ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट विद रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसको आप इनमें से कौन सा डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे, ये पूछा गया आपसे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इसके लिए मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है जो वो होता है ई कोलाई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्सिबल है वो है ई कोलाई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ से आ सकता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो असेंड हो सकता है, चढ़ सकता है कहाँ, कौन सी वाली साइड से, यूरेथ्रा वाली साइड से कॉमनली चढ़ने को देखने को मिलता है 95% केसेज में। और इस और अगर ब्लड स्ट्रीम से हो रहा है तो वो 5% केसेज में देखने को मिलता है, यानी कि यूटीआई होने के चांसेस जो है वो डायरेक्टली मोस्ट कॉमनली यूरेथ्रा वाली साइड से होते हैं, यानी कि और फीमेल का जो यूरेथ्रा जो शॉर्ट होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर वाले एनवायरनमेंट से यूरेथ्रा तक पहुंचने में या यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंचने में जो कम टाइम लगेगा या शॉर्ट लेंथ होने की वजह से यूरेथ्रा की, इसलिए फीमेल्स में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर हम बात कर लें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या है, पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी देखने को मिलेगी यूरिनेशन की। ठीक है, क्लाउडी, डार्क और फाउल स्मेलिंग यूरिन देखने को मिलेगा, ये कॉमन है। क्लाउडी, डार्क और फाउल स्मेल यूरिन पेशेंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट में मैनेजमेंट के रूप में हम एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो एंटीबायोटिक देंगे एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, पेशेंट को पेरिनियल केयर कैसे करनी इस बारे में एडवाइस करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जब भी वो इंटरकोर्स करता है तो उसके इंटरकोर्स करने के बाद में पेशेंट को वॉइड करने के लिए सलाह देंगे। वॉइड यानी कि जब भी उसने इंटरकोर्स किया है तो उसके बाद में वो यूरिन पास आउट करे, वॉइड करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, और लगभग हर 2 से 3 घंटे में यूरिन आउटपुट या जो यूरिन वॉइड करने के लिए बोलेंगे, एंकरेज फ्लूइड करेंगे 3 लीटर एटलीस्ट 3 लीटर पर डे, ये इसके मैनेजमेंट के रूप में हम यूज़ करेंगे। ये सब था हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को आप इनमें से कौन सा डाइट देंगे, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इंक्रीज इनटेक ऑफ मीट्स, यानी कि आप पेशेंट में मीट्स का जो अमाउंट है डाइट के रूप में उसको बढ़ाएंगे। दूसरा, अवॉइड सिट्रस फूड को अवॉइड करेंगे। तीसरा, परफॉर्म पेरी केयर विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरिनियल केयर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से देंगे। लास्ट ऑप्शन है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ क्रैनबेरी जूस एवरी डे, या क्रैनबेरी जूस जो है वो रोजाना पिएंगे। ठीक है, इंक्रीज इनटेक ऑफ मीट्स है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत होगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को आपको मीट्स का इंटेक बढ़ाने से कोई लिंक नहीं है, यानी कि मीट्स का इंटेक आप चाहे बढ़ाए या घटाए उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोई भी डाइट से लिंक नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है अवॉइड सिट्रस फ्रूट। देखिए, आपको यहाँ पे एक नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होना चाहिए कि जो एसिडिक यूरिन जो होता है
एसिडिक यूरिन है या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का एसिडिक एनवायरनमेंट अगर है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या जो बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का एनवायरनमेंट एसिडिक मीडियम है या यूरिनरी आउटपुट जो है हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जब हमारा एटलीस्ट पर्पज़ क्या है यहाँ पे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच भी गया है तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाए या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाए। और कब नहीं हो पाएगी? जब हम पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट का मीडियम जो है उसको एसिडिक मेंटेन करेंगे। और एसिडिक मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे? एसिडिक एस डाइट, यानी कि ऐसी डाइट देंगे जो पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट का या पेशेंट के यूरिन की पीएच को लगभग 5.5 या एसिडिक मीडियम में मेंटेन करती है। यानी कि पेशेंट को हम ऐसी डाइट देंगे जो पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट के मीडियम को या यूरिन को एसिडिक पीएच मेंटेन करती है। ऐसी डाइट के लिए हम पेशेंट को यूज़ करेंगे अभी देंगे। तो सिट्रस फ्रूट जो है यानी कि एसिडिक फ्रूट जो है उसको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोला है। अवॉइड नहीं करना है यहाँ पे हमें, तो पेशेंट को सिट्रस फ्रूट देना है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट अगर पेशेंट को देंगे तो ये एसिडिक यूरिन मीडियम बनाएगा। और एसिडिक यूरिन मीडियम अगर बनेगा तो माइक्रो की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होगी और हमारा पर्पज़ भी यही है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमें सिट्रस फ्रूट को अवॉइड नहीं करना है बल्कि हमें देना है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तीसरा, परफॉर्म पेरिकेयर विद हाइड्रोजन। हाँ, अगर किसी पेशेंट को पेरिनियल वाले एरिया से भी असेंडिंग मीडियम से, जैसे कि हमने बताया था यूरेथ्रा के मीडियम से जाकर के 95% केसेज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए पेशेंट को जो पेरिनियल केयर है उसको करने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। लेकिन पेरिनियल केयर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करने के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ क्रैनबेरी जूस एवरीडे। ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जो क्रैनबेरी जूस है ये एक एल्कलाइन जूस है। क्रैनबेरी जूस जो है ये एक एल्कलाइन जूस है, लेकिन ये एल्कलाइन जूस होने के बावजूद भी जब ये लीवर में पहुँचने के बाद मेटाबोलाइज होता है, बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होता है, तो ये एसिडिक में चेंज हो जाता है। यानी कि क्रैनबेरी जूस वैसे एल्कलाइन जूस होता है, लेकिन जब ये एल्कलाइन लीवर में जाने के बाद में जब पेशेंट इसको पी लेता है तो लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद में ये एसिडिक में चेंज हो जाता है। और एसिडिक में जब ये चेंज हो जाएगा तो ये यूरिन की पीएच को एसिडिक कर देगा। और जब यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाएगी या यूरिन का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा या 5.5 हो जाएगा या पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा, उस टाइम पेशेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। और हमारा पर्पज़ यही है कि पेशेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो और ऐसी डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएं ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो उनको ट्रीट किया जा सके। इसलिए डी ऑप्शन जो ये सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रैनबेरी जूस जो एल्कलाइन जूस होता है वो एल्कलाइन से एसिडिक में मेटाबोलाइज होने के बाद में एसिडिक में चेंज हो जाएगा। और एसिडिक में जब चेंज हो जाएगा तो पेशेंट का यूरिन पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पीएच है वो भी एसिडिक हो जाएगा। इससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी। ग्रोथ इनहिबिट होगी तो पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हम ऐसी डाइट लेने के लिए बोलते हैं जो पेशेंट के यूरिनरी पीएच को एसिडिक मेंटेन करती है। इसलिए डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अवॉइड कर दिया है सिट्रस फ्रूट को। हमें पेशेंट को सिट्रस फ्रूट देना है, अवॉइड नहीं करना है, इसलिए ये बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है The physician has prescribed NPH insulin for a client with diabetes mellitus. Which statement indicate that the client know when the peak action of the insulin occurs? यानी कि एक डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है, उसको NPH इंसुलिन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है कि जो NPH इंसुलिन है उसका पीक एक्शन, सबसे ज़्यादा एक्शन कब देखने को मिलता है? कौन सा ऑप्शन इनमें से बता रहा है या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से बता रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो NPH जो है, देखिए NPH इंसुलिन जो है वो एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है NPH। ठीक है, NPH का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल प्रोटामिन हैग्ड्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामिन हैग्ड्रॉन NPH का फुल फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो NPH है। देखिए इंसुलिन 4 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है, चलो ये दूसरे पेपर में हम करते हैं। देखिए इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, इंसुलिन 4 तरीके के होते हैं। रैपिड एक्टिंग, दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा होता है इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट एक्टिंग और चौथा होता है लॉन्ग एक्टिंग। इस तरह से 4 तरीके के इंसुलिन होते हैं। रैपिड एक्टिंग जो है वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो वो 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आएगा लिस्प्रो और एस्पार्ट, ये 2 इंसुलिन है, ये रैपिड एक्टिंग है, 15 मिनट लगाने के 15 मिनट बाद में इनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट एक्टिंग, इनका एक्शन जो है वो 30 मिनट आफ्टर होता है, यानी कि लगने के 30 मिनट बाद में इनका एक्शन देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल में आता है जो रेगुलर इंसुलिन जो हमारा होता है, रेगुलर इंसुलिन जो है वो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल है। इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये एनपीएच जो है वो एनपीएच की जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। इसका जो इफेक्ट है वो 1.5 आवर, 1.5 घंटे में देखने को मिलता है, और इसका जो पीक इफेक्ट है वो 5 से 7 आवर, 5 से 7 घंटे बाद में देखने को मिलता है। पीक इफेक्ट जो है वो 5 से 7 घंटे बाद देखने को मिलता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है इसका इफेक्ट या एक्शन जो है वो 2.5 घंटे बाद में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेंटस और ग्लार्जिन, ये 2 इंसुलिन जो होते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो इंसुलिन हमारे 4 तरीके के हो गए, रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड का 15 मिनट में एक्शन स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट का 30 मिनट में, इंटरमीडिएट का 1.5 घंटे में और लॉन्ग एक्टिंग का 2.5 घंटे में। इंटरमीडिएट जो है वो एनपीएच वाला जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का मतलब क्या हो गया कि 1.5 घंटे में इसका एक्शन स्टार्ट होगा और 5 से 7 घंटे में इसका पीक इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है उसका मिल्क कलर होता है, मिल्क कलर या टर्बिड कलर का हमें देखने को मिलता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये सब इंसुलिन के बारे में हमने बात पढ़ी है अभी, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है वो एनपीएच के बारे में पढ़ा। तो अभी एनपीएच हमारा न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्ड्रोन हो गया, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। अब इसका 5 से 7 घंटे में इफेक्ट देखने को मिलता है पीक लेवल पे। फर्स्ट ऑप्शन है आई विल मेक श्योर आई ईट ब्रेकफास्ट विद इन 2 आवर्स ऑफ टेकिंग इंसुलिन। मान लीजिए यहाँ पे एनपीएच इंसुलिन जो है इसकी बात की जा रही है, तो एनपीएच क्या कौन सा था, इंटरमीडिएट एक्टिंग था। 1.5 घंटे बाद तो इसका एक्शन ही स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 1.5 घंटे बाद में होता है। लेकिन अगर लगने के 1.5 घंटे बाद में एक्शन स्टार्ट, मान लीजिए 10 बजे लगा है तो 11:30 बजे तो इसका एक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे पेशेंट लगने के 2 घंटे बाद में ही खाना खाने की या ब्रेकफास्ट लेने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो 10 बजे लगा तो क्या 12 बजे ही पेशेंट को हम खाना खाने के लिए बोल देंगे? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एनपीएच के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि पीक एक्शन कब देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 घंटे बाद ही पेशेंट में हम इंसुलिन का या इफेक्ट ब्रेकफास्ट देने के लिए नहीं बोलेंगे पेशेंट को, क्योंकि 2 घंटे बाद में तो इसका लगभग 1.5 घंटे में तो इसका एक्शन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बात की गई है 2 घंटे बाद पेशेंट को ब्रेकफास्ट देने की। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है आई विल नीड टू कैरी कैंडी और सम फॉर्म ऑफ शुगर विद मी ऑन एट ऑल। देखिए कैरी कैंडी और शुगर, ये दोनों चीज़ें तब चाहिए होगी जब पेशेंट में सडनली हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया किस में डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अगर ले रहा है तो उसमें सडनली हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, इसलिए पेशेंट को कैंडी और शुगर साथ में रखने के लिए बोलेंगे। और सडनली रैपिड हाइपोग्लाइसीमिया किस पेशेंट में देखने को डेवलप मिल सकता है? जो पेशेंट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहा है, जिसमें 15 मिनट में ही पेशेंट का जो इंसुलिन है उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है रैपिड एक्टिंग का। इसलिए ये ऑप्शन बी है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है एनपीएच की। तो एनपीएच वाले पेशेंट में तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा और कैंडी और शुगर साथ में रखने की जरूरत नहीं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में आपको दिया गया आई कैन सेव माई डेजर्ट फ्रॉम सुपर फॉर ए बेड टाइम स्नैक, यानी कि जो भी डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है उसको हम बेड टाइम स्नैक्स, एनपीएच वाले पेशेंट को अगर इंसुलिन चल रही है एनपीएच वाला तो उसको हम बेड टाइम स्नैक्स लेने के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी डेजर्ट जो है नाइट वाली उसको वो बेड टाइम स्नैक्स के साथ में ले, यानी कि उसको इतना भी अपना शुगर लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जो डेजर्ट है उसको बेड टाइम स्नैक्स के साथ में ऐड करे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो एनपीएच इंसुलिन है इसका 5 से 7 घंटे में जो पीक इफेक्ट देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और सी ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है आई विल ईट ए स्नैक्स अराउंड 3 o'clock आफ्टर ईच नून, यानी कि मैं लगभग 3 PM पर, यानी कि 3 o'clock में या 3 o'clock जो है 3 AM में, उस टाइम में मैं अपना स्नैक्स जो ऐड करूँगी या उस टाइम स्नैक्स ऐड करूँगी या स्नैक्स खाएंगे, ताकि जो पेशेंट है यहाँ पे 5 से 7 घंटे बाद में उसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होने के चांसेज हैं, तो उस टाइम पे अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को 3 o'clock में स्नैक्स लेने की ज़रूरत है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि आपको एनपीएच के बारे में पता होना चाहिए। एनपीएच इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जो इफेक्ट है पीक लेवल वो 5 से 7 घंटे में देखने को मिलता है। तो पेशेंट को लगने के 5 से 7 घंटे बाद में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होने के चांसेज हैं, इसलिए लगने के 5 से 7 घंटे के बाद में पेशेंट को हम स्नैक्स लेने के लिए बोलेंगे, ताकि उसका शुगर जो है वो डाउन आ रहा है वो थोड़ा सा
बढ़ सके, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं हो। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि पेशेंट 3 o'clock पे अपना स्नैक्स लेने के लिए एडवाइस करेंगे। सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज रिसीविंग methotrexate. After reviewing the client's chart, the physician order valcoverin, leucovorin calcium. The rationale for administering leucovorin calcium to a client receiving methotrexate is to, यानी कि एक पेशेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला, उसको methotrexate एक मेडिकेशन चल रहा है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो methotrexate होती है और उस पेशेंट को methotrexate ही चल रही है, ठीक है। एक डॉक्टर ने उसका चार्ट देखा, ट्रीटमेंट चार्ट, और उसमें देखा है कि अभी डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया है ल्यूकोवरिन कैल्शियम नाम से एक मेडिसिन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि methotrexate के रिप्लेसमेंट में ल्यूकोवरिन कैल्शियम स्टार्ट की गई है, तो ये इसका एक्शन क्या है, यानी कि methotrexate लेने वाले पेशेंट में ल्यूकोवरिन मेडिसिन स्टार्ट की गई है, इसका क्या एक्शन है या क्या रीज़न है कि ल्यूकोवरिन कैल्शियम स्टार्ट की गई है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो क्रोनिक सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, ठीक है। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है या जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होती है, या जो साइनोवियल टिश्यू है या साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू है उसके डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है जॉइंट्स में, ठीक है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, और इसका इन्वेस्टिगेशन के रूप में हम रूमेटॉइड फैक्टर काउंट करते हैं। तो रूमेटॉइड फैक्टर के लिए अगर 0 से 39 रूमेटॉइड फैक्टर है तो इसका मतलब है कि नॉन रिएक्टिव है, नॉर्मल है। और अगर 40 से 79 रूमेटॉइड फैक्टर है, इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल में इसकी यूनिट होती है 40 से 79 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल जो है ये इसकी यूनिट होती है रूमेटॉइड फैक्टर की। अगर इतना रेंज है तो इसका मतलब है कि ये वीकली रिएक्टिव है, और अगर 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल रूमेटॉइड फैक्टर काउंट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट पॉजिटिव है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और इसके ट्रीटमेंट के रूप में हम NSAIDs मेडिकेशन जो होती है वो यूज़ करते हैं, एंटी रूमेटॉइड मेडिकेशन जो होती है वो यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, डिस्टर्ब बॉडी इमेज जहाँ पे हो जाता है पेशेंट में, बॉडी इमेज डिस्टर्ब देखने को मिलती है, ठीक है। ये सब इसमें ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो methotrexate इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अब methotrexate वाले पेशेंट में ल्यूकोवरिन कैल्शियम मेडिसिन लेने के लिए बोला गया है पेशेंट को। तो इस मेडिसिन का ल्यूकोवरिन कैल्शियम का क्या रेशनल है यहाँ पे यूज़ करने का, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोज बाय कीमोथेरेपेटिक एजेंट, यानी कि methotrexate की वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट में हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए क्या ये ल्यूकोवरिन कैल्शियम मेडिसिन दी है यहाँ पे? नहीं, ल्यूकोवरिन मेडिकेशन जो है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है क्रिएट ए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दैट शॉर्टन ट्रीटमेंट टाइम, या ये जो ल्यूकोवरिन मेडिकेशन है ये methotrexate मेडिकेशन के इफेक्ट को बढ़ाती है, या ये दोनों मेडिकेशन जो है ल्यूकोवरिन कैल्शियम और methotrexate ये दोनों मेडिसिन अगर एक साथ में देंगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएगी और हमारे जो ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम कर देगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये मेडिकेशन दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं रखती। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है जो मेडिसिन एक दूसरे के इफेक्ट को या जो इफेक्ट है या जो रिजल्ट है उसको बढ़ाए, तो ये दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं रखती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल, क्या ये सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स के काउंट को बढ़ाती है ल्यूकोवरिन कैल्शियम मेडिसिन? नहीं, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया रिवर्स ड्रग टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो methotrexate मेडिकेशन है उसकी वजह से ये methotrexate मेडिकेशन क्या है, ये methotrexate मेडिकेशन फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट मेडिकेशन है। फोलिक एसिड की कमी से यहाँ पे पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो सकता है, लेकिन ल्यूकोवरिन मेडिकेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट नहीं करती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो गया। बल्कि जो ल्यूकोवरिन कैल्शियम मेडिकेशन है ये methotrexate मेडिकेशन के इफेक्ट को रिजर्व करती है, रिवर्स ड्रग टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। methotrexate मेडिकेशन के इफेक्ट को रिवर्स करती है कौन सी? ल्यूकोवरिन कैल्शियम। इसीलिए जब पेशेंट में ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी methotrexate की और टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा, तब डॉक्टर ल्यूकोवरिन कैल्शियम स्टार्ट करेगा पेशेंट में। तो ये जो ल्यूकोवरिन कैल्शियम मेडिकेशन है ये methotrexate की वजह से जो ड्रग टॉक्सिसिटी हुई है या जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए और उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए पेशेंट ल्यूकोवरिन कैल्शियम पेशेंट को एडवाइस करे।
ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन है ये सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मीथोट्रेक्सेट का टॉक्सिसिटी डेवलप होगा तो उस पेशेंट में हम ल्यूकोवेरिन कैल्शियम मेडिसिन देंगे। और ल्यूकोवेरिन कैल्शियम यहाँ पे यूज़ करने का क्या पर्पज़ है, क्या रेशनल है? रेशनल इसका यही है कि ल्यूकोवेरिन कैल्शियम मेडिकेशन जो है वो मीथोट्रेक्सेट के ड्रग टॉक्सिसिटी को कम करती है या उल्टा रिवर्स करती है और टिश्यू डैमेज को प्रिवेंट करती है। ये इसका ल्यूकोवेरिन कैल्शियम को यहाँ पे यूज़ करने का रेशनल है, और डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A client tell the nurse that she is allergic to egg, dogs, rabbit and chicken feather. Which order should the nurse question? यानी कि एक पेशेंट है जो एलर्जिक है एग से, डॉग्स, रैबिट और चिकन फीदर से। विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन? इनमें से किस ऑर्डर को नर्स क्वेश्चन करेगी? नर्स किस चीज़ को क्वेश्चन करती है? नर्स इतने इंटेलिजेंट होती है कि उसी चीज़ को क्वेश्चन करेगी जो कुछ भी गलत हो रहा है। अब यहाँ पे क्या गलत है, यानी कि कोई भी एलर्जिक वाला पेशेंट है जिसको एग से, डॉग, रैबिट और चिकन फीदर से एलर्जी है, उनमें से उस पेशेंट को इनमें से कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिएगा टीबी स्किन टेस्ट, दूसरा रूबेला वैक्सीन, तीसरा एलिजा टेस्ट और चौथा चेस्ट एक्सरे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो इस एलर्जिक वाले पेशेंट पे नहीं किया जाना चाहिए। ये नर्स से पूछा जा रहा है, या यह कौन सा टेस्ट है वो आपसे बताना है यहाँ पे, जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी। देखिए, जो यहाँ पे बात की जा रही है एग्स, डॉग्स और रैबिट, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ए में दिया गया है टीबी स्किन टेस्ट। टीबी स्किन टेस्ट जो है ये एक जो क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है उसको टीबी स्किन टेस्ट बोलते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है टीबी के लिए, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है टीबी का। तो टीबी स्किन टेस्ट जो है वो किसी पेशेंट को अगर एलर्जी है एग, डॉग और रैबिट से या चिकन फीदर से, तो उसमें हम टीबी स्किन टेस्ट कर सकते हैं। इसको नर्स कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, ये नॉर्मल है, इसलिए ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। ये टेस्ट भी अगर किसी पेशेंट में किया जाना है और वो पेशेंट अगर एग्स, डॉग्स और रैबिट से एलर्जिक है या चिकन फीदर से एलर्जिक है, तो उसको भी नर्स क्वेश्चन नहीं करेगी, क्योंकि एलिसा टेस्ट अगर किसी पेशेंट को इन वजह से एलर्जी है तो उसमें भी किया जा सकता है। और अगर कोई पेशेंट एग, डॉग, रैबिट, चिकन फीदर इनसे एलर्जिक है तो उसमें चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है, इसलिए इसको भी नर्स क्वेश्चन नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट में एलर्जी है एग से, डॉग से, रैबिट से, चिकन फीदर से, तो उसमें रूबेला की वैक्सीन नहीं दी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी है ये सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और डॉक्टर ने अगर ऑर्डर कर दिया है तो उसको नर्स क्वेश्चन करेगी, और इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूबेला वैक्सीन की बात की जा रही है, तो रूबेला जो होता है इसको ही हम बोलते हैं जर्मन मीजल्स, इसी को हम बोलते हैं रूबेला। इसका जो वायरस है वो टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से 21 दिन होता है। टोगा वायरस जो ये एक आरएनए वायरस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन का होता है, ठीक है। जर्मन मीजल्स वाले पेशेंट को ही हम रूबेला वाला पेशेंट बोलते हैं, या रूबेला को जर्मन मीजल्स बोलते हैं। रूबेला का जो टाइटर है अगर वो 1:8 है या इससे कम है, तो उस पेशेंट में हम रूबेला की वैक्सीन देते हैं। रूबेला की वैक्सीन जो है वो सबकुटेनियस रूट से दी जाती है। और अगर किसी पेशेंट को रूबेला की वैक्सीन दी जा रही है और उसको एंटी-डी का इंजेक्शन भी दिया जा रहा है, एंटी-डी भी दी जा रही है और रूबेला की वैक्सीन भी अगर उसी टाइम दी जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी को जो हम एंटी-डी देते हैं और उसके साथ अगर रूबेला की वैक्सीन भी दी जा रही है, तो जो एंटी-डी है या रूबेला वैक्सीन है वो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि एंटी-डी के साथ में अगर रूबेला की वैक्सीन दी है तो रूबेला वैक्सीन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एंटी-डी और रूबेला वैक्सीन दोनों को साथ नहीं देना चाहिए। और रूबेला की वैक्सीन जो है वो जब किसी पेशेंट को हम देते हैं तो उसको एट लीस्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मना कर देते हैं कि वो तब तक प्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स करे। रूबेला वैक्सीन जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, लाइव वायरस होता है इसमें, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और बेबी को या फीटस को रिस्क डेवलप कर सकता है। इसलिए रूबेला वैक्सीन वाले पेशेंट को एट लीस्ट 3 मंथ के लिए हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मना कर देते हैं। और अगर टाइटर जो है वो 1:8 से कम है तो उसमें रूबेला की वैक्सीन दी जाती है। एंटी-डी के साथ रूबेला का वैक्सीन नहीं देते हैं। और अगर रूबेला वाले वैक्सीन पेशेंट को लगनी है तो उससे हम पहले पूछ लेते हैं कि उसको एग, डॉग, रैबिट और चिकन फीदर से अगर एलर्जी है तो उसमें रूबेला की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फिजिशियन हैज़ प्रेस्क्राइब्ड रेनिटिडीन या रेंटेक जो होती है उसको हम रेनिटिडीन बोलते हैं फॉर ए क्लाइंट विद इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को डॉक्टर ने रेनिटिडीन प्रेस्क्राइब की है, द नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। नर्स इस मेडिसिन को रेंटेक मेडिकेशन को कैसे देगी? फर्स्ट ऑप्शन है 30 मिनट बिफोर मील, खाना खाने से 30 मिनट पहले, विद ईच मील। तीसरा ऑप्शन है इन ए सिंगल डोज एट बेड टाइम, और 60 मिनट आफ्टर मील, खाना खाने के 60 मिनट यानी 1 घंटे बाद में। देखिए रेनिटिडीन मेडिकेशन जो है इसको हम रेंटेक भी बोलते हैं, और ये एक हिस्टामिन ब्लॉकर मेडिकेशन होती है। हिस्टामिन ब्लॉकर मेडिकेशन है रेनिटिडीन। तो जो रेनिटिडीन मेडिकेशन है इसको हम 30 मिनट बिफोर मील नहीं देते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 30 मिनट बिफोर में ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। ये मेडिसिन जो है इसके ऑप्टिमम इफेक्ट के लिए हम इस मेडिसिन को मील के साथ में देते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। विद ईच मील हम इस मेडिसिन को, रेनिटिडीन मेडिसिन को या रेंटेक मेडिकेशन को पेशेंट जब भी खाना खा रहा है उसके साथ में देते हैं। इन्हें सिंगल डोज एट बेड टाइम, सिंगल डोज में जो है वो सिमेटिडिन जो है ये मेडिसिन सिंगल डोज में HS के या बेड टाइम दी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। 60 मिनट आफ्टर मील ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा, क्योंकि रेनिटिडीन मेडिकेशन जो है वो हमेशा पेशेंट में ईच मील, जब भी पेशेंट खाना खा रहा है तो उस खाने के साथ में दी जाती है उसके ऑप्टिमम इफेक्ट को देखने के लिए। और रेनिटिडीन मेडिकेशन जो वो एक हिस्टामिन ब्लॉकर है। सिमेटिडिन मेडिकेशन है ये भी एक हिस्टामिन ब्लॉकर है, लेकिन सिमेटिडिन को हम HS में यानी कि बेड टाइम में सिंगल डोज के रूप में देते हैं, और रेनिटिडीन मेडिकेशन को हम पेशेंट के जब भी खाना खा रहा है ईच मील के साथ में देते हैं इसका ऑप्टिमम इफेक्ट देखने के लिए। इसलिए ऑप्शन A, C और D ये तीनों गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन B है जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। ईच मील हम रेनिटिडीन मेडिकेशन देंगे, हिस्टामिन ब्लॉकर मेडिकेशन है, पेशेंट में इसका ऑप्टिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये B आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है When the nurse checked the fundus of a client on the first postpartum day, she notes that the fundus is firm at the level of the umbilicus and is displaced to the right. The next action the nurse should take is to, यानी कि एक पेशेंट है, फर्स्ट पोस्टपार्टम डे में है, उसका डिलीवरी हो चुका है, फंडस नर्स उसका चेक कर रही है, तो नोट कर रही है कि जो फंडस है उसका फर्म है, लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे मेंटेन है, एंड डिस्प्लेस्ड टू द राइट, और राइट साइड में डिस्प्लेस्ड हो रखा है। तो नेक्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक इज टू, इसके बाद में अगला एक्शन नर्स क्या लेगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है चेक द क्लाइंट फॉर ब्लडर डिस्टेंशन, पेशेंट के ब्लडर डिस्टेंशन को चेक करेंगे। दूसरा असेस द ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, पेशेंट के BP कम होने की वजह से इस वजह से हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइन वेदर एंड ऑक्सीटोसिक ड्रग वाज गिवन, पता करेंगे ऑक्सीटोसिक मेडिकेशन दी गई है या नहीं। चेक फॉर एक्सपल्शन ऑफ स्मॉल क्लॉट्स, या जो स्मॉल क्लॉट्स पोस्टपार्टम डे में जो रिलीज हो रहे हैं या एक्सपेल्ड आउट हो रहे हैं उनको चेक करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अभी आपको ये क्वेश्चन आज के इस सेशन का हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको नोट करना है, बताना है, और जब हम अगला सेशन शुरू करेंगे तो इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और किस रीजन से होगा। एक एक रेशनल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट के साथ में। इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।